Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We are live. We are back with another session on problems based on electrical machine, and this time I am going to discuss the problems based on equivalent circuit of transformer. तो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लाइक कर देंगे दबा के, शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे कि अंकित सर इज बैक। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब मेरे बारे में ज्यादातर जनता जानती है, लेकिन बेटा मैं क्या कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा इंटेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विजन। और विजन बहुत ही सिंपल है, आपके करियर को सेट करना, आपको लाइफ में आगे बढ़ाना, उसके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। नथिंग बीट्स दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा हो सकता बेटा। और मैं बता रहा हूं, जब आप लोग रैंक लेके आते हो ना, उससे बेहतरीन नशा एक टीचर के लिए नहीं हो सकता। दैट इज समथिंग एल्स एंटायरली। जब बच्चा कहता है सर मेरी अंडर 10 रैंक आ गई है, अंडर 100 रैंक आ गई है, दैट इज रियली समथिंग एल्स एंटायरली। तो बेटा इसके लिए हमारे इनिशिएटिव्स जो है ना, वो यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो। और ये देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको यहां मिलेंगी bit.ly/अंकित ESE। यहां पे अगर जाओगे ना अपकमिंग में, तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे आप, ठीक है, इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। और आपके लिए स्पेशल में हम चला रहे हैं मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज, जहां 10,000 क्वेश्चन आपको लाइव सॉल्व कराए जा रहे हैं स्पेशल क्लास में, कंबाइनिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि जब आप गेट एग्जाम में बैठें तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे दैट इट इज समथिंग न्यू, इट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन। आपको सारे क्वेश्चन बेटा एकदम ऐसे फील होंगे कि आप लोग ऑलरेडी देख के आए हो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यार। इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के। पहला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द लो टेंशन साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज शोन। द लोड इंपिडेंस कनेक्टेड टू HT साइड इज ऑल्सो गिवन। प्राइमरी वोल्टेज है 250, आपको बताना है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर, पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। चलिए भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत इजी सा सवाल है, कोई टफ नहीं है। आपको एक जो सर्किट दे रखा है, दिस इज रेफर टू द लो टेंशन साइड। लो टेंशन का मतलब ये नहीं कि टेंशन कम होती है, वोल्टेज कम होती है। टेंशन बराबर रहती है ट्रांसफॉर्मर के, किसी भी तरफ ले लो सर्किट, मेहनत बराबर है। तो टेंशन तो उतनी रहेगी आपके दिमाग में, लेकिन यहां वोल्टेज कम है। चलो बनाओ जल्दी से। जल्दी से बेल दो भाई इसको। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर, पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। चलिए यहां पे जो है ना, अगर नेटवर्क की तरह सोच के चलोगे तो बहुत इजीली सब चीजें कर पाओगे। और जहां आप इस सर्किट को अपने ऊपर हावी होने दोगे, आप फेजर्स को अगर अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो बेटा बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन हावी मत होने देना इसे कभी भी। सिंपल एक सर्किट समझो। सर्किट सॉल्यूशन आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कि आपको अगर सर्किट दिया जाए तो आपके हाथ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। चलो देखो, मैं बताता हूं यहां पे क्या है बेटा, पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखो फंडा ये है कि ये लो टेंशन साइड पे सर्किट दिया है और हाई टेंशन साइड पे आपको कुछ इस टाइप से चीजें दे रखी हैं, 3800 और J 2300।
ठीक है, और यहां पे बता रखा है कि 250 वोल्ट अप्लाइड है। अब बेटा देखो यहां पे सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी पे लोड लगा है क्यों ना इसे हम प्राइमरी पे रेफर कर लें, क्यों ना हाई वोल्टेज साइड वाले लोड को हम लो वोल्टेज साइड ले जाएं। तो अगर ऐसा करते हो Just a minute, guys. अब देखो अगर आप यहां पे बेटा ऐसा करते हो तो कुछ इस टाइप से आपका सर्किट आ जाएगा, है ना, और ये वोल्टेज हो जाएगी V2 डैश। V2 डैश का मतलब होता है V2 रेफर टू प्राइमरी। अब ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही रहा होगा ये वैल्यूज कैसे बदली हैं, सोर्स अपॉन डेस्टिनेशन टर्न्स का स्क्वायर, यानी N1 बाय N2 का स्क्वायर या 250 बाय 2500 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब समझना बात को, इसको एंगल 0 ले लो। रेफरेंस मैंने किसे मान लिया, सप्लाई वोल्टेज को। अब मैं आगे क्या करता हूं, अब देखो यहां से यार सप्लाई वोल्टेज से ना आपके पास बेटा दो करंट चलेंगे, एक होगा I0 और एक होगा I1 डैश। सर ये I1 डैश कैसे निकालेंगे, अब देखो I1 डैश आप कैसे निकालोगे भाई, 250 बाय उस ब्रांच का टोटल इंपेडेंस। टोटल इंपेडेंस अगर देखोगे 0.2 प्लस 3.8 4 प्लस J3 50 एंगल, ठीक है। अब बेटा एक बार I1 डैश आ गया तो आप V2 डैश निकाल सकते हो, I1 डैश इंटू 3.8 प्लस J 2.3। ये क्या आएगा, ये V2 डैश आएगा। ये मत सोचना ये लोड का वोल्टेज है, आप ये समझना ये लोड का वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी है। ठीक है बेटा, अगर गेट में आएगा ना ऐसा सवाल तो आपसे एंगल नहीं निकलवाएगा, बस मैग्नीट्यूड पूछ लेगा। मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हो मेरे भाई यहाँ पे बिना ऑफलाइन कैलकुलेटर के भी। और बात ये ना आपको हर तरह का क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको ना ये क्लैरिटी रहे कि इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। अब सिर्फ गेट के लिए तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया में होने वाले हर टेक्निकल एग्जाम के लिए। तो हमें हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, भले ही वो गेट में आए या नहीं आए। अब V2 जब हम निकालेंगे तो V2 डैश को वापस सेकेंडरी पे ले जाओ ना, तो बेटा ये बनेगा 2220.9 वोल्ट। बहुत सारे मेरे बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया था तुरंत ही। अब इसके बाद प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर। अब देखो प्राइमरी करंट ये दो के सम से बनेगा। I1 जो बनेगा वो I0 और I1 डैश से बनेगा। ठीक है, अब ये जो I0 है ना बच्चे, ये दो करंट्स का सम है, कोर लॉस वाला करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो आप सारे करंट ऐड करो, कोर लॉस वाला जो है वो करंट वोल्टेज के सेम फेज में आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस है ना, और I म्यू जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा ड्यू टू रिएक्टेंस, और तीसरा जो है 50 एंगल माइनस 36.86। तो बेटा ये कितना हुआ 0.5 माइनस J1 40 माइनस J30, तो 40.5 माइनस J31
अब यहां से आपके पास प्राइमरी करंट आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा 51 एम्पियर, और एंगल अगर निकालोगे एंगल आ रहा है 37.43, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, कॉस ऑफ दिस 0.794 लैगिंग। चलो जी ये भी सही है। अब पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, अब पावर आउटपुट जो है लोड के अक्रॉस निकाला जाएगा बेटा, लोड के अक्रॉस मॉड I1 डैश स्क्वायर इंटू 3.8। लोड प्राइमरी पे रेफर्ड करो या लोड सेकेंडरी पे रेफर्ड रहे, ठीक है, लोड प्राइमरी पे रेफर्ड रहे या लोड सेकेंडरी पे रेफर्ड रहे, तो आपको पावर दोनों तरफ सेम मिलेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल है कि पावर रिमेन सेम ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये आ गई 9500 वॉट, लेकिन एफिशिएंसी के लिए वी नीड इनपुट पावर। अब देखो इनपुट पावर एक ऐसे भी निकाल सकते थे आप, पी आउट प्लस लॉसेस। सर लॉस कैसे निकालते, देखो 9500, पहले सीरीज रेजिस्टेंस में लॉस होता 50 स्क्वायर इंटू 0.2, शंट रेजिस्टेंस में होता 250 स्क्वायर बाय 500, तो 2500, 5500 और ये हो गया 125, 625। देखो ये कितना इजी है, वी आई कॉस फाई करना ही नहीं पड़ेगा। आप सोच के देखो, मैंने क्या किया, मैंने बोला आउटपुट पावर में लॉसेस ऐड कर दो। लॉसेस कहां कहां से आ रहे हैं, सीरीज वाले रेजिस्टेंस से और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस से, 93.827। समझे भाई कुछ, ये समझ आया पावर कंजर्वेशन से कैसे हमने कर लिया, जल्दी से बताओ, ये क्लियर हुआ। अरे भाई ठीक है, गेट में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन थोड़ी गेट में आ जाएंगे, तुम्हें सीखना तो हर टाइप का क्वेश्चन है ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तुमसे एफिशिएंसी निकलवाता, तो ये कैलकुलेशन तो बिना ऑफलाइन कैलकुलेटर के भी हो सकती है, काहे इतना परेशान हो जाते हो। चलो अगला देखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, हाँ क्या है, ये तो मेरे ख्याल से सेम आ गया है, हाँ ये वाला सेम आ गया है। चलो अगला देखो, इन द फिगर शोन, बी वाला पार्ट वापस समझाऊं, बी वाले में क्या था, प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर। देखो आशुतोष, ये पार्ट क्लियर हुआ, I1 डैश समझ में आया जो मैंने निकाला है। मैंने बोला ये जो वोल्टेज है ना 250, ये शंट ब्रांच के अक्रॉस भी है और इस पूरे के अक्रॉस भी 250 है, तो पूरे में 250 में अगर इस पूरी इंपेडेंस से डिवाइड करूं तो I1 डैश आएगा। अब यहां पे 250 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ठीक है, तो 250 बाय 500 से आया IW, फिर 250 बाय 250 से आया I म्यू, तो ये तीन करंट आ गए, तीनों को ऐड कर दिया, इतना ही तो किया है। वोल्टेज का एंगल 0 तो IW का एंगल 0, इसका एंगल -90 और इसका एंगल V बाय Z से आएगा, तीनों करंट ऐड होके टोटल करंट आ गया प्राइमरी का। चलो ये करो, इन द फिगर शोन देयर आर टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर T1 and T2 of turn ratio 4:1 and 2:1 connected with their primaries in series across 120 volt 50 hertz source. The dots indicate the polarity. Assume transformers are ideal. R is 10 ohm. Find the current drawn from the source. बताओ, ये एक डॉट मिसिंग थी, मैंने लगा दी है। शुभांकर बेटा हर वीक के बिगिनिंग में मंडे को मैं बताता हूं कि इस सैटरडे संडे के लिए कौन कौन से लेक्चर देखने होंगे, तो शायद लास्ट वीक का अनाउंसमेंट आपने नहीं देखा होगा, तो एक बार वो शॉर्ट्स चेक कर लेना। मैंने हर लेक्चर के लिए बताया कौन कौन से लेक्चर नंबर आपको तैयार करने हैं। चलो जल्दी से बना दो ये वाला।
चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। अभिनव कह रहे हैं 4, बाकी लोग भी बताओ भाई। 1, 12, कितने आंसर दे रहे हो? देखो, आप ये मानो कि ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है V, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखना, ये डॉट पॉजिटिव है और इसी पॉजिटिव टर्मिनल से ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी हो गई V। समझ आया क्या हुआ? एक्चुअली ना ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग पैरेलल हैं, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग पैरेलल हैं, तो यहां पे डॉट प्लस हुई, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपका आएगा ये प्लस बन के 4V, रेफर कर लिया ना, यहां पे भी डॉट प्लस है, यहां पे भी डॉट प्लस है, तो ये आया 2V, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4V प्लस 2V इज 6V इज 120, तो V आ गया 20, ठीक है। इससे लोड में पावर कितनी आ जाएगी? 20 स्क्वायर बाय 10, 40 वॉट। अब मैं कहता हूं 40 जो होगा ना, इट इज पावर फ्रॉम सोर्स। भाई लोड में जो पावर जा रही है वो आई तो सोर्स से ही होगी, तो 40 इज इक्वल टू 120, यानी सोर्स की वोल्टेज इनटू सोर्स का करंट। ये सोर्स का करंट हो गया आपके, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा? 40 बाय 120, 1/3 एम्पियर, ठीक है, 1/3 एम्पियर। तो आंसर विल बी 1/3। तो बहुत सारे बच्चों ने निकाला, लेकिन ज्यादातर आंसर गलत थे। आंसर शुड बी 1/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, for the circuit shown find the turn ratio from primary to secondary for maximum power transfer to the load, the value of XC for maximum power transfer, the load voltage under maximum power transfer, maximum power delivered to load। आशुतोष बेसिक केवीएल से ही तो सॉल्व किया है बेटा, पहले सेकेंडरी पे माना ना। देखो सेकेंडरी पे क्यों वोल्टेज पहले माना? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग्स पैरेलल थी, तो वहां एक ही वेरिएबल दोनों वोल्टेजेस में मेरे काम आ गया, इसीलिए आई एज्यूम द सेकेंडरी वोल्टेज फर्स्ट। उसके बाद उसके बेसिस पे मैंने निकाला प्राइमरी वोल्टेज, और प्राइमरी वोल्टेज से फिर हमारे पास क्या आ गया? वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आइडियल था ना, तो टर्न्स रेशियो का फंडा तो लगाना ही पड़ेगा। सिंपल ऐसा ट्रांसफॉर्मर थोड़ी है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का कोई इंपेडेंस है, करंट मानोगे और सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तरीका देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर क्या होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे ना अपने एंड पे, तब आपको फील आएगा, तब आपको समझ आएगा आप कितना सीख चुके हो। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीवन। टू 2.5 कह रहे हैं टर्न रेशियो। नमन, देखते हैं भाई। क्वेश्चन कहां से लगाएं बेटा? इतनी सारी किताबें हैं मशीन की सवाल लगाने के लिए। पीएस भीमराय, कनोडिया है, गेट पीवाईक्यू, ईएससी पीवाईक्यू, कितनी सारी तो किताबें हैं। अब इसके बाद अगर तुम्हें बुक ढूंढनी पड़ रही है मशीन के सवालों की, तो बेटा मशीन से ज्यादा मार्केट में किसी टॉपिक के ही क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं यार श्रेया, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा इसका कुछ आंसर, आप लोग एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बताऊंगा। अगर अभी मैंने हिंट दे दिया तो सभी लोगों का क्वेश्चन स्पॉइल हो जाएगा।
नमन निपटाते जा रहे हैं भाई, फटाफट फटाफट देख लो आप लोग, गड़बड़ हो रही है भाई, ऐसे कैसे चलेगा। साई बेटा तुम क्वेश्चन पे फोकस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो देखते हैं एक बार। देखो मैं क्या करता हूं, मैं ना ये पूरा का पूरा सर्किट प्राइमरी रेफर कर लेता हूं। ट्वेंटी एंगल 60 को हम ऐसे लिख लेते हैं 10 + j 10√3। ठीक है, मैंने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये 2 एंगल 36.86 कितना हो जाएगा, 2 cos 36.86 1.6। n1/n2 स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एक सिंपल सा फंडा होता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर MPT ZL = ZS कॉन्जुगेट, जिस कारण से ना RL तो RS के बराबर होता है और XL आता है -XS के बराबर। अगर RL RS के बराबर है यानी ये जो रियल पार्ट है ना ये 10 के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, ये आ गया पहला पार्ट, तो ये आ गया। ठीक है, तो जो पूछ रहे थे बेटा अभी आप कि यहां पे आप XC को इग्नोर करोगे, इग्नोर नहीं किया हमने, बस कंडीशन यूज की है MPT की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या पूछा था अगला, अगला पूछा है XC पूछा है। XC के लिए देखो क्या करो, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसको इसका नेगेटिव बनाओ। मैं क्या कहता हूं, सेकंड पार्ट में (1.2) इसको इसका नेगेटिव बनाओ। 2.5 यानी 6.25 इंटू 1.2, 6.25 इंटू 1.2 तो 0.625, 1.25 7.5। तो XC कितना आ गया, देखें जरा भाई XC कितना आ रहा है, 3.971 कह रहे हैं नमन, देख लेते हैं यार। (3.971) लो जी, ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। इसके बाद और क्या है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। अब हम यहां पे ये कहते हैं लोड ना एक्चुअली देखो ये है लोड ना आपका ये ZL है, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, या पहले ना आप करंट निकाल लो, बेटर है, इस पूरे नेटवर्क में आप करंट निकालो। रिएक्टेंस तो देखो आपने कैंसिल कर ही दी है, रिएक्टेंस तो आपने कैंसिल कर दी है, और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हैं, ये 10 है तो इधर का रेजिस्टेंस भी 10 आपने बोला है,
रेजिस्टेंस तो आपने दोनों बराबर ही बोले हैं ना, रिएक्टेंस 0 है तो ये आ गया 1 एंगल 0 डिग्री एम्पियर। तो लोड का जो पावर है वॉट है, लोड का जो पावर है दैट इज 10 वॉट। अब यहां पे क्या पूछा है, लोड वोल्टेज भी पूछा है भाई। तो आपको ना सेकेंडरी पे वोल्टेज रेफर करनी पड़ेगी अगर बेटा आप प्राइमरी से निकालते हो। कितना है 1.6 प्लस 1.2 या ये कह दो 2n1/n2 का स्क्वायर एंगल 36.86। समझ रहे हो ये क्या हुआ? नहीं समझ आया ना? देखो मैंने क्या बोला कि यहां पे इसका जो आप वोल्टेज निकालोगे ना वो VL नहीं होगा, ये होगा VL डैश। ये क्या होगा? VL डैश। यानी लोड का वोल्टेज अगर प्राइमरी पे रेफर्ड हो तो आपने क्या किया, करंट इनटू ये इंपेडेंस से VL डैश निकाला, फिर इसे सेकेंडरी पे रेफर करने के लिए N2/N1 किया। तो यहां पे हो गया 2n1/n2 एंगल 36.86। तो ये आ गया 5। समझ आया भाई? ये बना, ये आ गया लोड का वोल्टेज। लोड का वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। तो ऐसा मत करना कि ये समझ लो लोड का वोल्टेज माने XC भी इंक्लूड करना है। इसने क्लियरली दिखाया लोड इज दिस। ठीक है, चल अगला। A 50 Hz single phase transformer has a turn ratio of 6. The resistances are 0.9 and 0.03. Reactance are 5 and 0.13 for HV and LV windings. Find the voltage to be applied on HV side to obtain full load current of 200 on LV at short circuit. मटेरियल साइंस के लिए तो बेटा सेपरेट वीडियो ही फॉलो करोगे। मटेरियल साइंस अगर मशीन वाला पढ़ोगे तो वहां तो बहुत ब्रीफली पढ़ा है ना, जितना मशीन में यूज होगा उससे मटेरियल के सवाल थोड़ी बनेंगे। खुद सोच के देखो, एक मटेरियल साइंस है 15 घंटे में, एक है 1 या 1.5 घंटे में, तो मटेरियल के सवाल किससे बनेंगे? चलो जल्दी से बनाओ इसको, आप लोगों के लिए काफी इजी है ये। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर करो भाई। और अभी तक मैं देख रहा हूं सभी बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, लाइक नहीं किया है सबने। बेटा 5 ओम 0.9 0.03 नहीं 5 ही होगा। 0.5 कैसे हो सकता है? रेजिस्टेंस से छोटी थोड़ी रिएक्टेंस होगी। बढ़िया है अवधेश, अगर आप एंजॉय कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पे कराऊं, हल्के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बेटा, ये बात ध्यान रखना। कराने के लिए बहुत इजी है मेरे लिए आपको हल्के क्वेश्चन करा के आपको खुश कर देना कि मशीन आपका बहुत सॉलिड है। लेकिन आप यहां पे वो क्वेश्चंस देख रहे हो जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन वीडियोस को अगर आप बाद में भी दोबारा भी देखोगे ना तो भी आपके कॉन्सेप्ट में कमांड आपकी इंप्रूव होगी।
आया भाई आंसर? अब की बार तो यार बहुत टाइम लगा दिया। चलो मैं इसका सर्किट बना के दिखाता हूं। देखो यहां पे हाई टेंशन साइड पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया है, तो देखो ये दिया है 0.9 J5 0.03 J.13। अब उसने बोला है अगर यहाँ पे 200 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ये 6:1 का ट्रांसफॉर्मर है, आप ये बताइए यहाँ वोल्टेज कितनी है। तो इसका इजीएस्ट तरीका क्या होगा कि सबसे पहले ना बेटा, सबसे पहले आप इसको सेकेंडरी रेफर करें। सबसे पहले आप इसको सेकेंडरी रेफर करें। तो अगर आप इसको सेकेंडरी रेफर कर लेते हो तो आपका सर्किट कैसा बचेगा? तो यहां पे 0.9/36 J5/36 0.03 J.13। प्रिया ये बताओ, आप बेटा वीडियो देख के आए थे जो मैंने बोला था पढ़ने के लिए? आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं बन रहे। डिड यू वॉच द वीडियोज? चलो इसको आप रेफरेंस मान लो करंट को। अब मेरे को यहां पे V1 डैश निकालना है। यहां पे मुझे क्या निकालना है? V1 डैश 200 इंटू 0.9/36 प्लस 0.03 प्लस आयोटा इंटू 5/36 प्लस आयोटा इंटू 0.13। ये आ रहा है V1 डैश 54.89 at an angle 78.43। अब यहां से V1 आ जाएगा सिंपली V1 डैश इंटू 6/1 329.34 at an angle 78.43 लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया भाई। तो यहां पे हमारे को मिल गया हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज। शुभम और मयंक, ये केवी में कैसे आ गया बेटा? ये केवी में कैसे निकाल दिया? ठीक है, अब अगला क्या है? पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट। लो भाई, पावर फैक्टर तो यहां से क्लियरली विजिबल है, कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। अब करंट का एंगल तो 0 है, तो कॉस ऑफ दिस एंगल इज 0.2 लैगिंग। वोल्टेज का पॉजिटिव है एंगल, करंट का 0 है। ठीक है, वोल्टेज का पॉजिटिव है एंगल और करंट का 0 है, तो करंट लैग कर रहा है। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता अभिनव, अगर आप HV साइड रेफर करो चीजें अलग हो जाएं। करंट को रेफर किया था, और कभी भी डेसिमल में मत बदल देना चीजें, कभी भी डेसिमल में बदल के मत करना। फ्रैक्शन में सॉल्व करो, फ्रैक्शन में आंसर निकालो। चलो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम इसे प्राइमरी में रेफर करें। चलो मैं आपको प्राइमरी में रेफर करके दिखा देता हूं। ठीक, चलो यही बात सही। ठीक है भाई, ये हो जाएगा ना प्राइमरी साइड पे रेफर करके। अब देखो यहां पे क्या होगा? 0.9 J5 0.03 इंटू 36 J.13 इंटू 36। यहां पे जो करंट है वो 200/6
मुझे लग रहा है ना तुमने 200 में 6 मल्टीप्लाई कर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। क्यों भाई, यही हुआ है? जल्दी से बता दो, झूठ मत बोलना एकदम। 200/6 की जगह ये कितने लोगों ने किया है? 36, 108। थ्री 3.6 और 1.08, तो 4.68, 9.68। देखें भाई जरा, थ्री 29.34 एट एन एंगल 78.43। अब बोलो भाई, एचवी और उल्टे ले लिए क्यों? एचवी पे ज्यादा ही होगा इंपीडेंस और एलवी पे कम ही होगा। ठीक है, ये देखो ना, देखो एचवी के पहले ये दोनों रेजिस्टेंसेज हैं, एचवी और एलवी के, और फिर ये दोनों रिएक्टेंसेज हैं। ठीक है, पहले जो दोनों है ना वो रेजिस्टेंसेज हैं और बाद के दोनों रिएक्टेंसेज हैं। तो हाई वैल्यू एचवी की है, लो वैल्यू एलवी की है। जहां हाई इंपीडेंस है दैट इज एचवी और लो इंपीडेंस इज एलवी। लो अब भी तो सेम ही बना। प्रिया पहले ये तो बताओ बेटा कि आपने लेक्चर देखे या नहीं देखे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। द लोड डायग्राम शोज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, और ये सारी वैल्यूज प्राइमरी साइड पे रेफर्ड हैं। प्राइमरी टू सेकेंडरी का रेशियो है 10 और लोड है इंडक्टिव। ठीक है जी। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, प्राइमरी करंट एंड एफिशिएंसी। तो बेटा फिर आप थ्योरी लेक्चर देख के आओगे तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रिया, मैं हर हफ्ते टारगेट देता हूं बेटा कि कौन कौन से वीडियोस आपको देख के आने इस चैनल पे, और तब आप आके मेरे साथ क्वेश्चन लगाओ। लेकिन अगर आप बेटा पढ़ के नहीं आओगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे सीधे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और वो भी ऐसे टॉपिक पे। इक्विवेलेंट सर्किट मैं बताऊं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो इक्विवेलेंट सर्किट एक ऐसा टॉपिक था ना जहां सबसे ज्यादा बच्चे फंसते थे कि सर ये नहीं बन रहा हमसे, सर इसमें दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि नेटवर्क के फंडे वीक हैं। अगर नेटवर्क का फंडा स्ट्रांग होगा तो ये सब क्वेश्चन किस खेत की मूली है, ऐसे ही उखाड़ दोगे। वोल्टेज बाय इंपीडेंस करंट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। जेई के लिए देख लें क्या सर? बेटा मशीन है ये, जेई निकले ना निकले तुम्हारा दिमाग घूमने लगेगा इसके अंदर। पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना उसका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये। अरे हाँ भाई, शेयर कर देंगे। मैंने बोला है एक जगह एक मैसेज मुझे बना के दे दो, कौन कौन से नोट्स पेंडिंग है देने। एक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज खटका दो, मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा। सारे पार्ट्स निकाल लो यार, एक बार कॉमा करके आंसर डाल दो। मेरे लिए भी टैली करना इजी है, वैसे तो मुझे कौन सा आंसर याद है। टैली तुम ही लोग करोगे, बस तुम लोग निकाल लो तो मुझे डन बोल दो, तो मैं सॉल्व कराता हूं फिर इसको। ठीक है, मुझे इतने लंबे लंबे सवालों के आंसर थोड़ी याद है, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है अपना। कम ऑन एवरीबॉडी, बी क्विक गाइस। और जो लोग लेट जुड़े हैं भाई, लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करना जरूरी है। चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीबॉडी।
अब कल का क्या टॉपिक है? कल मेरे ख्याल से टेस्टिंग है और लॉसेस एफिशिएंसी है, राइट? कल हमारे 2 लेक्चर है ना, टेस्टिंग और लॉसेस एफिशिएंसी। दौलत बेटा 2 टीचर्स ने मिलके मेजरमेंट पूरा किया है, प्रमीत सर और रमन सर ने, ठीक है। मेजरमेंट की पूरे वीडियोस एक टीचर के नहीं है, 2 टीचर का कोर्स कंबाइन करोगे, फुल सिलेबस है। चलो देखें। अब बेटा देखो, ये है आपका V2 डैश। ये जो V21 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली V2 डैश है, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी। अब यहां पे बेसिक से शुरू करते हैं। एज्यूम प्राइमरी वोल्टेज एज रेफरेंस, इसका एंगल 0 मान लो। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज को रेफरेंस माना भाई। चलो जी सर ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो करंट है I1 डैश और ये रहेगा I0, ठीक है। तो I1 डैश मैं कैसे निकालूं? मैं पहले I1 डैश निकालता हूं 200 एंगल 0, फिर ये जो दूसरी वाली ब्रांच है ना, इसका पूरा इंपिडेंस 0.16 प्लस यहां पे क्या होगा 4.44 5.96। मैं 5.96 को रेजिस्टेंस मानता हूं। उसका रीजन है, मैं मान रहा हूं कि लोड में रेजिस्टिव पार्ट ज्यादा होगा रिएक्टिव से, तभी तो लोड में रियल पावर डोमिनेट करेगी। समझ रहे हो? अब मुझे ये तो नहीं पता इसमें R कौन सा X कौन सा, बट मैंने मान लिया रेजिस्टिव वाला वैल्यू ज्यादा होगा ताकि ज्यादा पावर कौन सी रहे, रियल। ठीक है, ये आ रहा है 25.024 एट एन एंगल -40.03। चलो जी ये भी ठीक है। अब इससे सर V2 डैश कितना बन गया? नेटवर्क के हिसाब से सोचो, I2 डैश इंटू 5.96 प्लस J 4.44, ठीक है। $185.98 एंगल -3.34, ठीक है। ये हो गया V2 डैश। अब बेटा यहां पे आपको टर्न रेशियो दिया है 10 का, तो ये कौन सी साइड है भाई? ये कौन सी साइड है? प्राइमरी साइड है। सेकेंडरी टू प्राइमरी इज 10, V सेकेंडरी बाय V प्राइमरी इज 10। Therefore V2 जो होगा ना 10 टाइम्स V2 डैश होगा 1859.8 वोल्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। अब जब प्राइमरी करंट की आप बात करोगे, जब आप प्राइमरी करंट की बात करोगे बेटा, तो आपको 3 करंट ऐड करने हैं, I1 डैश, IW और Imu। I1 डैश तो आपने निकाल ही लिया बेटा, I1 डैश तो आपने निकाल ही लिया। अब IW जब आप निकालोगे तो 200 एंगल 0 बाय 500 दैट इज 0.4 एट एन एंगल 0 डिग्री एम्पियर, ठीक है। सॉरी 400 है, नॉट 500। ठीक है। I mu 200 एंगल 0 बाय J 231, .8658 एंगल -90। अब आपका जो प्राइमरी करंट आएगा बच्चों,
वो I1 डैश प्लस आई म्यू प्लस IW आने वाला है। ठीक है, ये तीन करेंट्स का सम आएगा। I1 डैश है 25.024 एंगल -40.03 प्लस 0.8658 एंगल -90 प्लस 0.5। ठीक है, 25.024 प्लस 0.5 माइनस आयोटा इंटू 0.8658, ये आ गया 25.965 एट एन एंगल -40.78। ये हो गया। अब भाई यहां से प्राइमरी करंट तो हो गया, यहां से प्राइमरी करंट तो आ गया। अब क्या पूछा है? एफिशिएंसी। अब आपकी जो आउटपुट पावर है दैट इज मॉड I1 डैश स्क्वायर इंटू RL 25.024 स्क्वायर इंटू 5.96, यही है ना? 5.96 ही है। $3732.155 ये आ गया। अब इनपुट पावर जो आप निकालोगे दैट विल बी आउटपुट प्लस लॉस। लॉस आपको पता है रियल पावर का दो जगह होगा बेटा, दैट इज वेयर, एक तो सीरीज रेजिस्टेंस, तो दैट इज I स्क्वायर R। R कितना है उसका? 0.16 है, करेक्ट, 0.16 ही था ना? हाँ। और फिर पैरेलल रेजिस्टेंस 200 स्क्वायर बाय 400, तो ये आएगा 100 प्लस 25.024 स्क्वायर इंटू 0.16 प्लस 3732.155, 3932.347। एफिशिएंसी P out by P in into 100%। ठीक है, 94.9 ये आए। आप एक बार आंसर चेक कर लो भाई। I2 डैश होगा, I1 डैश होगा I2 डैश के बदले, कहां पे बेटा? I2 डैश मैंने कहां यूज किया है? I1 डैश ही तो यूज कर रहा हूं। अच्छा यहां पे, हाँ यहां पे मैंने I2 डैश लिख दिया, I1 डैश। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। आपको HV साइड का करंट दे रखा है, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड है LV साइड पे। आपको LV का इनपुट करंट, एफिशिएंसी और वोल्टेज बतानी है एट HV टर्मिनल। चलो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार लोड का इंपेडेंस नहीं दिया आपको, इस बार सीधे HV साइड का करंट दे दिया। अभिनव बेटा थोड़ा सा ध्यान सवाल पे भी लगा लो बेटा।
थैंक यू शुभम बेटा। और आयुष बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम तो लगेगा ही, कैलकुलेशन इतनी लंबी है, लेकिन कैलकुलेटर का सहारा लो ना, ऐसा तो नहीं ना हाथ से कर रहे हो, बाय हैंड मत सॉल्व करो, कैलकुलेटर से करो। और शुभम, आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा कि मंडे से इस चैनल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रही है। यहां एक पार्ट होता है आप क्वेश्चन निपटा देते हो बेटा, जब बच्चों के आंसर आने लगते हैं ना तब मैं आंसर देना स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेटर को अगर थोड़ा फास्ट यूज करोगे तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हो। बस कैलकुलेटर की स्पीड चाहिए, यहां दिमाग क्या है यार। अब तो मुझे लगता है इस नेटवर्क से आप लोग काफी कंफर्टेबल हो गए होगे, है ना। राकेश बेटा, लेक्चर के बीच में कैसे शेयर करूं बताओ, या तो मैं लेक्चर रोक के पहले तुमको पीडीएफ भेजूं, ऐसा करना है क्या कि भाई पहले लेक्चर पॉज कर दिया, राकेश को पहले पीडीएफ दी जाए, क्यों भाई। थैंक यू शुभम। ज्यादा से ज्यादा बेटा स्प्रेड भी करो, जितना स्प्रेड करोगे उतना ही ये रेवोल्यूशन, उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा। वेरी गुड अविरल बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो जल्दी से बना दो इसको। देखें, देखो अब यहां पे ऐसा बोला है कि HV साइड पे करंट एट 10 एट एन एंगल 0.8 लैगिंग। यहां पे थोड़ा सा तुमको टाइम लगेगा, देखो यहां डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। अब ना यहां पे एक पंगा आएगा। पंगा क्या आएगा बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है एज कंपेयर टू प्रीवियस वंस। देखो यार ध्यान से, अब ना आपको रेफरेंस इसे मानना पड़ेगा। आप रेफरेंस किसे मानोगे, V2 को। क्यों मानोगे V2 को, क्योंकि करंट का पावर फैक्टर दे रखा है। अगर करंट का पावर फैक्टर दिया है तो बेटा यहां पे जो करंट आएगा वो इस रेफरेंस में आएगा, समझ रहे हो। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब कभी पावर फैक्टर दिया होता है, इट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज at that particular location power factor angle is angle between current and voltage at that particular location। ऐसा मत करना कि रेफरेंस 200 वाले को मानो और करंट का एंगल सेकेंडरी पे लो, समझ रहे हो मेरी बात भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि वोल्टेज रेफरेंस प्राइमरी वाला हो और करंट उसके रेफरेंस में सेकेंडरी वाला लिया जाए। यानी पावर फैक्टर प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट के बीच में नहीं होगा, पावर फैक्टर सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट के बीच में होगा, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट के बीच में होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे ये गलती करेंगे कि 200 को एंगल 0 लेंगे और फिर भी करंट को -36.86 लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब यहां पे ये जो V2 डैश है ये कितना आएगा, V2/2। अब मैं इस करंट को रेफर करता हूं यार, मैं इस करंट को रेफर करता हूं। समझ में आया पॉइंट, गलती कहां पे होगी, समझ में आया भाई, मुझे जल्दी से बताओ समझ में आया गलती कहां पे होगी। वीडियो सीरीज ऑन नेटवर्क, यार ऑलरेडी नेटवर्क खत्म होने वाला है मेरा यूट्यूब पे बेटा, 60 लेक्चर मैं बना चुका हूं, तुम लोग अनअवेयर हो। मैं डेली प्लैनेट गेट नाम के चैनल पे आपको नेटवर्क ही पढ़ाता हूं।
ठीक है, वहां एसी एनालिसिस भी खत्म होने वाला है। अब सर जी इसके आगे क्या करें? ठीक है, ये मिल गया I1 डैश, ये मिल गया I1 डैश। अब बेटा मैं क्या बोलूंगा, I1 डैश है 20 एंगल 0.5 प्लस J 0.37। अब ये जो 200 है ना यार, इसका कुछ ना कुछ एंगल लेना पड़ेगा। मैंने कह दिया डेल्टा, समझ रहे हो? मैंने इसको क्या बोल दिया? डेल्टा। सर डेल्टा क्यों बोल दिया? बेटा एक सर्किट में दो दो रेफरेंस नहीं हो सकते। अगर आप इस वोल्टेज को रेफरेंस ले चुके हो तो इस वोल्टेज का कुछ ना कुछ एंगल होना जरूरी है। इस वोल्टेज का कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। अब आप यहां पे क्या करो, ठीक है, ये होगा 16 माइनस J12 0.15 प्लस J 0.37। अब मेरे को ना यार इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ये डेल्टा वेल्टा के, तो मैं ना मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। तो रियल टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लो। रियल टर्म्स अगर कलेक्ट करें तो ये आया 6.84, .12 का स्क्वायर। तो V2 आया यहां से 386। अच्छा मुझे बताओ ये वाली गलती कितने लोगों ने की थी कि V1 का एंगल 0 ले लिया था? सर बट इन प्रीवियस न्यूमेरिकल वी टेक रेफरेंस अनदर सो द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन चेंजेस। बेटा वहां पे ना आपको लोड की इंपीडेंस गिवन थी अभिनव, तो वहां पे कोई पावर फैक्टर गिवन ही नहीं था। यहां पे देखो लोड की इंपीडेंस गिवन नहीं है, यहां पे लोड का पावर फैक्टर गिवन है। अब लोड का जो पावर फैक्टर है वो किसके बीच में होगा? लोड के वोल्टेज और लोड के करंट के। तो मजबूरन लोड के वोल्टेज को रेफरेंस लेना पड़ेगा। पहले के क्वेश्चन में देखो, जस्ट पिछले क्वेश्चन में अगर आप आओ, यहां Rx गिवन था, यहां मैं किसी को भी रेफरेंस ले सकता हूं। ठीक है, यहां Rx गिवन था, यहां किसी को भी रेफरेंस ले सकते थे। लेकिन अब की बार Rx ना देके उसने आपको करंट दिया लोड का और लोड का पावर फैक्टर। लोड का पावर फैक्टर लोड के वोल्टेज और लोड के करंट के बीच में होगा, इसी वजह से मेरे को लोड के वोल्टेज को रेफरेंस लेना पड़ा। चलो ये तो आ गया हमारे पास वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड, थर्ड वाला पार्ट। अब एफिशिएंसी और लो वोल्टेज इनपुट करंट बचा। एफिशिएंसी और लो वोल्टेज इनपुट करंट, मैं कहता हूं कि डेल्टा अगर मुझे निकालना हो डेल्टा, तो मैं कहता हूं tan डेल्टा इस वोल्टेज का जो एंगल है दैट इज 4.12 ये आएगा। अब देखो जरा डेल्टा कितना आता है भाई, समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन का फर्क? भाई समझ में आना बहुत जरूरी है दोनों क्वेश्चन का फर्क। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। डेल्टा आ रहा है 1.18 डिग्री। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जहां लोड का इंपीडेंस गिवन है वहां कुछ भी रेफरेंस चलेगा। लोड का अगर पावर फैक्टर गिवन है तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। अब मैं I1 को कहता हूं अगेन IW प्लस I म्यू प्लस I1 डैश। अब देखो यहां पे बेटा ये जो डेल्टा है ये बहुत स्मॉल आ रहा है। अभिनव क्या समझ नहीं आया बोलो, जल्दी से बताओ अभिनव क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? डेल्टा बहुत स्मॉल आ रहा है। डेल्टा जब बहुत स्मॉल आ रहा है तो आप भले इसको एंगल 0 ही ले लो।
चाहे तो आप 1.18 भी ले सकते हो। मेरे भाई यहां पे हमको जो है ना ये चीज क्लियर नहीं है, लोड का इंपीडेंस कितना है। इंपीडेंस होता तो इंपीडेंस सीधे सीधे रेफर कर लेते, लेकिन यहां पे हमें क्या गिवन है, लोड का करंट और उसका पावर फैक्टर। अब लोड के करंट का जो पावर फैक्टर है वो लोड के वोल्टेज के रेस्पेक्ट में होगा ना, उसका ऐसा थोड़ी। अच्छा एक चीज बताओ अभिनव, मैं कहता हूं मैं वोल्टेज देखूंगा जनरेटर की, करंट देखूंगा तुम्हारे घर का और फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, क्या ये सही है? बताओ क्या ये सही है? तुम्हारा घर का जो पावर फैक्टर मैं लूं वो मैं जनरेटर का वोल्टेज और तुम्हारे घर का करंट देख के लूं। अब देखो चाहो तो ना ये 1.18 को 0 मान लो, छोटा एंगल है बहुत। -20.67 -37.78। अब तीसरा पार्ट जो है दैट इज एफिशिएंसी। इसके लिए हमने पहले लोड की पावर निकाल ली। लोड की पावर कितनी होगी भाई? लोड की पावर डायरेक्टली तो आप इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करो, आप ना सोर्स की पावर निकाल लो। कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, ठीक है। अब बताओ अभिनव समझ आया कि नहीं आया बेटा? 3214.53। अब लोड पावर -20 स्क्वायर इंटू 0.15 -200 स्क्वायर बाय 600। जल्दी से बताओ अभिनव। 3087.87। बेटा देखो जिस नेटवर्क में सिर्फ इम्पीडेंसेस है ना, वहां तो आप रेफरेंस अपनी मर्जी से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो वोल्टेज मेंशन्ड थी मैंने उसी को रेफरेंस मान लिया था। सारा सर्किट सिर्फ इम्पीडेंसेस से बना था ना, इसलिए आपको इजी भी पड़ रहा था। एक्चुअली आपको इजी क्यों पड़ रहा था? क्योंकि नेटवर्क में आपको आदत है वोल्टेज और इंपीडेंस से डील करने की। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर इंपीडेंस ना देके उसने लोड का करंट दिया। अब ये चीज तो मशीन्स और पावर सिस्टम में ही देखी जाती है, तो आपको यहां पे दिक्कत हो गई। पहले सिर्फ क्या था, देखो सर्किट अगर सिंपली देखें हम लोग तो एक वोल्टेज है, बाकी सारा इंपीडेंस है। इसको तो कोई भी सॉल्व कर देगा क्योंकि V/Z ही तो करना है, और करना क्या है हमको। लेकिन इस बार इसने आपको लोड की इंपीडेंस नहीं दी, इसने दिया लोड का करंट। अब भाई लोड का करंट किस रेफरेंस में दे रहा है, लोड के करंट का पावर फैक्टर किस रेफरेंस में दे रहा है। चलो आप ये कहते कि सर मैं तो 200 को ही एंगल 0 मानूंगा। चलो आपने बोला कि मैं 200 को ही एंगल 0 मानूंगा, तो मैं कहता भाई ये जो V2 का एंगल है फिर ये 0 नहीं होगा, ये दोनों एक साथ 0 तो नहीं हो सकते। तो इसका एंगल मान लो थीटा, तो इसका ये 0.8 लैगिंग था, तो इसका एंगल थीटा -36.86 होता। फिर अब थीटा एक और वेरिएबल मेरे साथ जुड़ गया। सोच के देखो मेरे पास एक और वेरिएबल जुड़ गया थीटा, क्योंकि अगर इसको रेफरेंस लेता तो यहां एंगल थीटा मानता, थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, और फिर इसका एंगल थीटा -36.86। अब समझ आया अभिनव दिक्कत क्या होती? ठीक है चलो अगला ट्राई करो यार जल्दी से। जल्दी से ट्राई करो मेरे भाई। द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 3% एंड 4%। वोल्टेज कितना लगाना पड़ेगा एचवी साइड पे ताकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो पाए रेटेड करंट पे?
रेजोनेंस के बाद बेटा अभी वहां पे आपका एसी ट्रांजिएंट बचा है, लोकस डायग्राम बचा है, ये खत्म होगा, फिर टू पोर्ट नेटवर्क करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क के बाद मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, ग्राफ थ्योरी, देन थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज लास्ट टॉपिक रहेगा। ये वाला कर दो जल्दी से, पीयू में कर दो, मजा आ जाएगा। पर यूनिट का यूज करके कर दो इसको। चलो भाई बताओ इसका क्या आ रहा है। देखो पहली बात तो आपको ना यहां पे ये याद होनी चाहिए, इन पीयू आर एंड एक्स रिमेन सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इन पीयू आई पी इज इक्वल टू आई एस, वी पी इज इक्वल टू वी एस। पर यूनिट में इंपिडेंस भी दोनों तरफ सेम होती है, करंट भी दोनों तरफ सेम होता है, वोल्टेज भी दोनों तरफ सेम होती है। अब देखो क्या होता है, एट रेटेड करंट आई इज एक्चुअली टेकन एज 1 पीयू। करंट आपका 1 पीयू होता है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर आप कैसा सर्किट बनाओगे, देखो ऐसे शॉर्ट सर्किट रहेगा, ये 0.03, 0.04 और यहां पे आपका करंट आ गया 1 पीयू, तो आपको वोल्टेज मिल जाएगी ना वी पीयू। वी पीयू क्या हुआ, 1 इंटू रूट ओवर 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, तो 0.05 पीयू आ गया। अब आपसे वोल्टेज किस साइड पे पूछी है, एचवी साइड पे, तो पर यूनिट वोल्टेज तो सेम ही होती है चाहे एचवी पे लो या एलवी पे, बट अगर आपको एक्चुअल में जाना है तो आप एचवी के बेस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 400 से, तो ये आएगा 20 वोल्ट। ठीक है, 4 इंटू 520, तो यहां पे तो नन ऑफ दीज आ रहा है। अच्छा ये 440 होगा, हाँ चलो फिर इसको करेक्शन कर लो, ये 440 होना चाहिए, तब ये 22 आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा। समझ गए कैसे हमें करना है इसको। नेक्स्ट देखना जरा, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ एक्साइटिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कोर लॉस ऑफ 360 वॉट, द टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्साइटिंग करंट आर। जल्दी से कर दो, ये तो बेसिक सवाल है, ये तो बेसिक सवाल है एकदम। एक्साइटिंग करंट का मतलब क्या होता है भाई, आई नॉट, आई म्यू मत समझना। एक्साइटिंग करंट माने नो लोड करंट। नो लोड करंट आपको दिया है और कोर लॉस आपको दिया है, आपसे दोनों कंपोनेंट पूछे गए हैं, नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट के। और देखो यहां से समझ भी सकते हो ना, द टू कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, तो कंपोनेंट किसके होते हैं, कंपोनेंट होते हैं आई नॉट के। कौन कौन से, आई डब्ल्यू और आई म्यू। जल्दी से बना दो इसको। नमन बेटा ए तो आएगा ही नहीं कैसे भी, क्योंकि 0.5 तो टोटल आई नॉट है ना, वो आई म्यू कैसे हो जाएगा, ए तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात, ए तो आएगा ही नहीं, और डी भी नहीं हो सकता, कंपोनेंट टोटल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो बचा बी और सी, बी और सी बचा बस। तो देखो यहां पे सर्किट बना लो,
एक्साइटिंग करंट व्हेन इट इज हाई वोल्टेज साइड इज एक्साइटेड बाय रेटेड वोल्टेज 2200, ये IW और ये I म्यू, ये दिया है 0.5। तो IW क्या होगा 360 बाय 2200, ठीक है। 360 बाय 2200 कितना होगा सर? ये क्या लॉजिक लगाया बेटा? ये बस इतना सा लॉजिक लगाया कि जो आपका लॉस है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का V और I सेम फेज में होता है तो लॉस VI होगा, ठीक है। नहीं बेटा, एक्साइटिंग करंट नो लोड को ही कहते हैं अभिनव। अगर IW 0 होता है तब आप कह सकते हो I म्यू होगा, ठीक है। अंडर रूट, ये तो समझ रहे हो ना? फिर भी चलो मैं अभी फेजर बना के दिखा देता हूं। 0.472, तो आंसर सी। इसका फेजर कैसा होता है ना, 5 I म्यू V1, याद है ट्रांसफॉर्मर में फेजर बताया मैंने। ये I नॉट होता है, तो I नॉट जो होता है रूट ओवर IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर होता है, इसीलिए I म्यू हो गया अंडर रूट I नॉट स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, 2 ट्रांसफॉर्मर ओपन डेल्टा, अभी तो इसको जाने दो, ये भी 3 फेज का है, इग्नोर दिस, ठीक है। चलो तो फिर बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है? जो फ्लक्स बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। कल के लिए 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना जरा, ये इक्विवेलेंट सर्किट किस केस में चलता है? ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है आपका, ये किस केस का है? जल्दी से बता दो। किस केस का है ये? इट इज अंडर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट का है ना ये। चलो तो बेटा आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। और यहां ना सिर्फ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में गेट हो गया, ESE हो गया, PSU हो गया, स्टेट AE, असिस्टेंट इंजीनियर, सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। बट अगर और आगे जाना चाहते हो देन गो विद आइकॉनिक, वहां प्लस बेनिफिट्स के साथ साथ एक पर्सनल कोच मिलता है जो खुद गेट और ESE टॉपर है। ये आपका स्टडी प्लानर बनवाता है, पूरा स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, टीचर्स आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशंस के अंदर। इसके अलावा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता चलती हैं, स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ बेटा एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो सारे डाउट्स आंसर करती है। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है बेटा प्लस पे, जिसमें मैंने स्टार्ट किया मेजरमेंट एट 7:30 AM। तो अगर मेरे साथ लाइव कोर सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो तो आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। अभी मेरा मेजरमेंट चल रहा है, इसके बाद आएगा मशीन, पावर सिस्टम, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कोर सब्जेक्ट वन आफ्टर दी अदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा कल होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी लेनी तब भी आप इसके अंदर अपीयर करें और लाइव कंपीट करें, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर पाएं, आप ये चेक कर पाएं आप किस लेवल पे खड़े हैं। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन केस दे वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी, टॉप 3 बच्चों को मिलता है 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर अंकित ESE कोड से ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स का आपका पर मंथ फीस मिनिमम होता है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन योर डेबिट कार्ड।
आइकॉनिक के लिए जाओगे विद अंकित ईएससी तो 1 ईयर फीस होगी आपकी 45 225 और 2 ईयर होगी 66 600। अगेन बेटा गो विद 2 ईयर्स। इसके बाद देखो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, यहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी, यू कैन चैट विद मी। अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज t.me/gateair1। जो भी पीडीएफ और लेक्चर के नोटिफिकेशन आते हैं वो सभी इसी चैनल पे आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे 7:30 बजे स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में हम लोग मिलके करेंगे पावर सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है। फोकेश बेटा अब आप 7:30 बजे आना स्पेशल क्लास में, थोड़ा सा लेट हो गया आने में फोकेश, ठीक है। थैंक यू।